A very good afternoon. I'm Dr. Shelly Rana. I'm being here with you. Today we will discuss about the meaning of education and what are the basically challenges in current scenario. इस करंट सिनारियो में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब तो मुकाम कुछ ऐसा चलाइए, अब तो मुकाम कुछ ऐसा चलाइए कि इंसान को पहले इंसान बनाइए, कि इंसान को पहले इंसान बनाइए। आज हम बात करने वाले हैं, आज का चर्चा का जो विषय है मैंने जो चुना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत सरकार के सामने भी और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी। जैसा कि विदित है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हमारे सरकारी स्कूलों में। वहाँ के टीचर्स को ट्रेंड करा गया, साथ ही साथ वो जो अध्यापक वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं, उन्होंने पूरा अपना 100% दिया कि हर बच्चे को वो उसका शिक्षा का जो अधिकार है वो सही ढंग से दे पाए। और पब्लिक स्कूल्स को भी मात देते हुए आज सरकारी स्कूल दिल्ली के देखे जाते हैं। इसके लिए मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्तियों का जो विज़न है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी प्रसन्नता के पात्र हैं। ऐसा ही कुछ विज़न हम अपने सरकारी स्कूलों में भी देखना चाहते हैं। अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूँ, हम जानते हैं कि आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि प्राइमरी की नौकरी मुझे मिल जाए, स्पेशली हमारी बेटी। जब किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में वो बच्चा आता है, चाहे वो बीटीसी के लिए आए, यानी कि जिसे यहाँ आज की तारीख में हम डीएलएड कह रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएड कोर्स में प्रवेश लेता है, तो वो सोच कर आता है कि इसके बाद मैं टेट करूँगा, सुपर टेट करूँगा और उसके बाद मेरी एक प्राइमरी में नौकरी होगी जिसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत कम मुझे जाना होगा। और आज प्राइमरी के मास्टराइन की जो टीआरपी है वो बड़ी हाई है। आज कोई भी व्यक्ति एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से या किसी फर्म में या कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता, बल्कि गवर्नमेंट जॉब के भी दूसरी जो जॉब्स हैं उनको प्रेफर नहीं कर रहा है, बल्कि प्रेफर कर रहा है कि प्राइमरी में जो लोग नौकरी करती हैं, जो लड़कियां, मेरी शादी किसी उससे हो जाए, क्योंकि 50,000 रुपये मुझे मिलता रहेगा और मेरी एक सेटिंग हो जाएगी जिसमें मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि वो महिला जाएगी ही नहीं स्कूल में और ऐसे ही ये धंधा चलता रहेगा। पर मेरा सवाल है एक शिक्षक होने के नाते कि केवल भारत की वो 3 से 4% जो टैक्स पेई हैं उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। वो ही केवल धन्यवाद के पात्र नहीं है, बल्कि मेरे देश का वो बच्चा जो चौराहे पे खड़े होकर गुब्बारा बेचता है और फटा जूता पहनता है, वो भी जब 5 रुपये का पार्ले जी लेकर आता है तो 25 पैसा वो भी टैक्स के नाम पे चुकाता है। और उसी टैक्स के पैसे से हम सरकारी टीचर्स की तनख्वाह आती है। वो अपने सामने कभी अकेले में बैठकर ये विचार करें, ये मनन करें कि क्या जो पैसा वो हर महीने सैलरी के रूप में निकालते हैं अपने खाते से, क्या उन्होंने उसके लिए काम किया है? क्या वो सही मायने में उसके अधिकारी हैं? या उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो इस पैसे को अपने यूज़ में लाएंगी, क्या वो अपंग पैदा नहीं होंगी? मुझे इस मंच से कहते हुए जरा भी मुझे दुख नहीं हो रहा है, जरा भी मुझे कोई खेद नहीं है इस बात का कि मैं एक शिक्षक के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद जब बच्चे ट्रेनिंग पे जाते हैं तो खुद मैंने सर्वे करा प्राइमरी के स्कूलों में जाकर, तो पूरा टाइम मिड डे मील बनाने में, बच्चे इधर उधर खेल कूद कर रहे हैं, मैडम टेबल के ऊपर बैठी हैं, अपना नमक से गाजर खा रही है, या किसी की शादी हो गई है लड़की की तो पिछले 6 महीने से वो आई ही नहीं है। उसके बाद वो मेटर्निटी लीव लेगी, उसके बाद कुछ और छुट्टियां डाल देगी, कुछ बीएससी से सेटिंग हो जाएगी, कुछ किसी और अधिकारी से हो जाएगी, तो इस तरीके से वो सिस्टम चलता रहेगा। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपका भी बच्चा ऐसे ही किसी स्कूल में हो और उसको वहाँ 6-6 महीने और 1-1 साल तक या 2-2 साल तक भी टीचर अवेलेबल ना हो पाए, तो क्या आप करेंगे? एक सवाल है मेरा। हम पब्लिक स्कूल के उन टीचर्स के पास बहस करते हैं जाकर, जब किसी पेरेंट मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, कि आपने बच्चे के इस शब्द पे मात्रा सीधी की जगह उल्टी लगी थी और आपने उसे
कैसे काट दिया, आपने कॉपी को ढंग से चेक कैसे नहीं करा, या पिछले 3 दिन से प्रिंसिपल से हम बहस करते हैं कि आपका टीचर क्यों अवेलेबल नहीं है, या टीचर छोड़ के चला गया तो आपने नया अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करा है। यही बातें जब हम खुद टीचर बन जाते हैं, सरकारी स्कूलों के दामाद हो जाते हैं, तब हम अमल में क्यों नहीं लाते। हर नागरिक को ये सोचना होगा, ये चिंतन करना होगा, ये मनन करना होगा कि क्या ऐसे ही भारत एक उन्नतशील भारत बनेगा, क्या ऐसे ही भारत का राष्ट्र का निर्माण होगा, क्या ऐसे ही देश की उम्मीदें, ऐसे ही देश का सपना कभी चाणक्य ने देखा होता तो क्या ऐसा ही भारत आज हमें मिला होता, या हमारे आज़ादी में जो इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जो समर्पण दिया है, अगर वो भी उस समय ऐसे ही सोच लेकर पैदा हुए होते कि बस मैं और मेरी फैमिली, बाकी जैसे चले चलने दो, तो क्या आज हम इस तरीके से स्वतंत्र हवा में आज सांस ले रहे होते। उनकी पराकाष्ठा को देखिए, किस भारत की हम बात करते थे और आज हम कहाँ खड़े हो गए हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, हमें अपने नैतिक दायित्व को निर्वहन करना होगा कि मेरे को जो ड्यूटी असाइन की गई है, मुझे जो कार्य दिया गया है, क्या मैं इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक महिला होने के नाते बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे कि मैंने किस बिहाफ पर ये सारी चीज़ें कह दी, लेकिन मैंने खुद ये चीज़ें समझी, लोगों के व्यूज़ लिए, लोगों की दिक्कतें जानी। उसके बाद मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है मेरे अपने आस पड़ोस में, जब मैं इस तरीके के टीचर्स को देखती हूँ और जब वो पड़ोस में कहते फिरते हैं जी हमारे यहाँ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 6 महीने से गए ही नहीं है, हमने तो सेटिंग कर रखी है। तो ये सब क्या है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आप नौकरी नहीं कर सकते तो आप जॉब में गए ही क्यों। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीएड भी करा होगा या डीएलएड भी करा होगा, ग्रेजुएशन भी किया होगा, तब उन्होंने टीचिंग एज ए प्रोफेशन को अडॉप्ट करा। और टीचिंग हम जानते हैं कि अध्यापक का जो दर्जा मेरे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि किसी की भी राष्ट्र का जो निर्माण है ना, वो कौन कर सकता है, वो अध्यापक ही कर सकता है। और अगर अध्यापक ही इतना गिर जाएगा तो किस तरीके के देश के सपने देख के पूरे, किस तरीके के देश के निर्माण का हम कार्य करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश हर नागरिक से है कि इस तरीके के जो भी लोग हैं उनको आप उनके खिलाफ एक अभियान चलाइए, उनको जागरूक कीजिए, पहले उन्हें एक चेतावनी दीजिए। अगर नहीं भी वो मानते हैं, आई एम सॉरी टू से, अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत बची है तो वो सही ढंग से काम करेंगे अपना, अदरवाइज़ वो नौकरी छोड़ दें, वो अपने घर बैठ जाएं। क्योंकि पैसा आना उनको अच्छा लग रहा है, पति को भी अच्छा लग रहा है, घर में और लोग रहने वालों को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो महिला क्या करेगी कि वो बच्चे को परवरिश दे, वो घर का खाना बनाए, लेकिन वो कॉलेज में ना जाए। हाँ, कॉलेज से पैसा लेकर आए, स्कूल में ना जाए, स्कूल से पैसा लेकर आए। ये कब तक चलेगा। किस तरीके से आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स देंगे इस देश को, जब उस बच्चे का बेस ही कमज़ोर है, जब उस बच्चे को प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन दी ही नहीं गई। हम कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो जब लागू होगी जब उसे लागू करने वाले लोग सही ढंग से अपना कार्य करेंगे। जब सही ढंग से वो काम कर ही नहीं रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, वो बच्चे को वो दे ही नहीं रहे जो उसको देना चाहिए, जो उसका अधिकार है, जो भारत का संविधान भी कह रहा है, तो कैसे होगा। आज का मेरा ये क्वेश्चन है, आज का मेरा ये प्रश्न है हर अपनी भाई से, हर अपनी बहन से, हर अपने उस देश के नागरिक से जो इस देश की राष्ट्र के निर्माण में अपनी आहुति देना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है। इससे अच्छे तो मेरे वो लोग हैं जो एक रिक्शा चालक है, जो मेरे देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वो लोग बहुत अच्छे हैं जो सड़क पे, फुटपाथ पे बैठकर कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। हम शिक्षक होकर हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम किस कार्य में लिप्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर शैली राणा आप सबसे आज विदा लेती हूँ। मिलेंगे किसी और लेक्चर की किसी अगली सीरीज में, अगली श्रृंखला में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।